नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में विभाग डी लेखन विभाग का अध्ययन शुरू करेंगे। अगले वीडियो में गद्य पद्य आधारित अभ्यास किया हमने। गद्य पद्य आधारित विभाग ए और बी के संदर्भ में हमने अभ्यास किया। इसके बाद विभाग सी यानी व्याकरण विभाग का अभ्यास भी हमने पूरा किया। तो आज हम विभाग डी का अध्ययन शुरू करेंगे और विभाग डी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में हम चर्चा भी करेंगे और उसके संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तब हम लेखन विभाग में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी विभाग डी यानी लेखन विभाग। तो प्रश्न पत्र के नए परिरूप के अंतर्गत विभाग डी में पूछे जाने वाले प्रश्नों निम्नलिखित है। अगर आप गत साल का बोर्ड का प्रश्न पत्र देखेंगे तो इसमें 4 विभाग का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा और उसमें 4 ही विभाग है, ए, बी, सी और डी। लेकिन नए परिरूप के आधार पर 12वीं कक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र जो है वह 5 विभाग का बन गया है। मार्च 2021 की जो बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाएगी और उसमें हिंदी का प्रश्न पत्र जो है वे नए परिरूप के आधार पर आपके सामने आएगा। इसीलिए ये जो चौथा विभाग है वो विभाग डी यानी लेखन विभाग के नाम से जाना जाता है। और विभाग डी में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संदर्भ में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके संदर्भ में चर्चा भी करेंगे। तो विभाग डी में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न 47 वाला जो क्रम है वह पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या यानी कि पद्यांशों का स्पष्टीकरण, इसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है और वह प्रश्न का मार्क्स है 5। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के क्रम के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो 47 का जो क्रम है वह प्रश्न पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके 5 मार्क्स रखे गए हैं। और इसके बाद 48 का जो क्रमांक है प्रश्न का वह है संक्षेपीकरण, यानी कि एक गद्यांश दिया जाता है और वही गद्यांश को एक तृतीयांश में संक्षेप यानी कि सार लिखना है, वह प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न का मार्क्स भी 5 रखा है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49 से 53 तक के जो प्रश्न है वह प्रश्न गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया जाता है और वही गद्यांश को ध्यान में रखकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 1 मार्क्स यानी कि 5 मार्क के प्रश्न जो है वह गद्यांश आधारित पूछे जाते हैं। तो ये थे 3 प्रकार के प्रश्न जो है वह हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, नए परिरूप वाला जो प्रश्न पत्र है, वही प्रश्न पत्र में विभाग डी में ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम पहला जो प्रश्न है पद्यांश का स्पष्टीकरण यानी कि ससंदर्भ व्याख्या, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो 47 का जो प्रश्न क्रमांक है उसमें पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या वाला प्रश्न पूछा जाता है, जिसके 5 मार्क है। तो सूचना इस प्रकार की रखी जाती है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या लिखिए। तो जब आप जो पद्यांश दिया जाता है, जो काव्य पंक्ति दी जाती है, वही काव्य पंक्ति का
आप स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, ससंदर्भ व्याख्या कैसे लिखेंगे, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैंने रखी है। वही बातों को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आप पद्यांश का स्पष्टीकरण एकदम सरलता से कर पाएंगे। तो पहली बात कौन सी आपको याद में रखनी होगी, तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो पहली बात है, सर्वप्रथम पूरे पद्यांश को शांति के साथ 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना। जो प्रश्न पत्र में पद्यांश का स्पष्टीकरण के रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है, वही पद्यांश को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ लो। जब आप वही पद्यांश को 2 बार पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये पद्यांश किसके संदर्भ में लिखा गया है। तो पहले क्या करना है, पहले ये करना है कि पद्यांश को शांति के साथ ध्यान से मन लगाकर 2 बार पढ़ना है। दूसरी बात, पद्यांश के रचनाकार का नाम लिखना। जो काव्य पंक्ति प्रश्न के तौर पर पूछी गई है, वो काव्य पंक्ति के कवि का नाम या रचनाकार का नाम आप जानते हैं तो उसका उल्लेख करना स्पष्टीकरण में। अगर आपको ये बात की जानकारी नहीं है कि ये काव्य पंक्ति किसकी है, इसकी जानकारी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम रचनाकार का नाम लिखें। तो वहाँ आपको इतना लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है, ये लिखना चाहते हैं कि, तो वहाँ नाम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नाम याद है कि ये पद्यांश उस कवि का पद्यांश है, ये रहीम जी का पद्यांश है, ये कबीर जी का पद्यांश है, ये तुलसी जी का पद्यांश है, अगर आपको जानकारी है तो रचनाकार का नाम लिखना। अगर जानकारी नहीं है तो सिर्फ कवि ऐसा उल्लेख करना। जिस अंश की व्याख्या के लिए लिया गया है उसमें कौन सा विचार, भाव या घटना का वर्णन है, इसकी जानकारी देना। जब आप वही पद्यांश को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये पद्यांश किसके संदर्भ में लिखा गया है, इस पद्यांश में कौन से विचार, कौन से भाव और कौन सी घटना का वर्णन है, इसका अनुमान आप लगा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मन लगाकर 2 बार पढ़ना होगा। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इस काव्य पंक्ति में ये विचार है, ये भाव है और ये घटना का वर्णन है, इसलिए इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है 2 बार पढ़ना। चौथी बात है, पद्यांश में व्यक्त विचारों और भावों को सरलतम विधि से समझना और उसमें निहित तात्पर्य एवं प्रतिकार्यों को विश्लेषित करना। जब आप पद्यांश को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पद्यांश में इस विचार के संदर्भ में बात रखी गई है, इस घटना के संदर्भ में बात रखी गई है, इस भाव के संदर्भ में बातें रखी गई है। तो इतना जब आपको पता चल जाता है तो इसके बाद आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उसी समय आपको वही विचारों को अपने तरीके से, अपनी भाषा शैली में आपको लिखना होगा, क्योंकि विद्यार्थी की मौलिकता महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये वे विभाग डी जो है वे विद्यार्थी की समझ शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पद्यांश है, उस पद्यांश को छात्र ने किस तरह से समझा और जो समझा है उन्हीं बातों को वह किस प्रकार से अपनी मौलिकता के रूप में वो प्रस्तुत करता है, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप 2 बार पढ़ेंगे, उसके संदर्भ में सोचेंगे और उसके बाद जब उत्तर के रूप में जब आप लिखेंगे तो उसमें आपकी मौलिकता और आपकी भाषा शैली प्रस्तुत होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न 5 मार्क्स का है और वही पद्यांश को आप जब पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और वही बातों को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो इसके संदर्भ में जो कोई दृष्टांत भी होते हैं, अलग अलग दृष्टांत, वही दृष्टांत को भी इसके साथ जोड़ना। और वही दृष्टांत जब आप जोड़ते हैं तो परीक्षक को भी पता चलता है कि यहाँ छात्र की मौलिकता जो है स्पष्ट रूप से झलकती है। इसीलिए मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ जो 4 बातें रखी गई है, वही बातों के आधार पर
आपको पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या करनी होगी। और इसी प्रकार से जब आप करेंगे तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम यहाँ जो बातें रखी गई थी कि ये बातें पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या करते वक्त ध्यान में रखनी है, तो इसी के आधार पर एक यहाँ नमूने के तौर पर एक पद्यांश रखा गया है और इसी पद्यांश की हम ससंदर्भ व्याख्या करेंगे ताकि छात्रों को पता चले कि जब परीक्षा में इस तरह का पद्यांश पूछा जाता है तो इस पद्यांश को हम कैसे स्पष्टीकरण करें या इस पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कैसे करें। इसीलिए एक नमूने के तौर पर मैंने यहाँ ये एक पद्यांश रखा है। इसी पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या करनी है हमें। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस पद्यांश का 2 बार पढ़ना है। तो पहले मैं इस पद्यांश को 2 बार पढ़ लेता हूँ। धनी रहीम जब पंख को लघु जे पियत अधाई, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अधाई, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब ये पद्यांश है, मान लो कि ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है और वही पद्यांश का आपको स्पष्टीकरण करना है, ससंदर्भ व्याख्या करनी है। तो पहले क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। 2 बार हमने पढ़ लिया। 2 बार पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि भाई इस काव्य पंक्ति यानी कि ये पद्यांश के रचनाकार कौन है। ये पद्यांश तो रहीम जी का है, इसीलिए हमें मालूम है कि ये पद्यांश के रचनाकार रहीम जी है, इसीलिए रहीम जी का जिक्र मैंने यहाँ किया है। लेकिन ये पद्यांश में प्रमुख विचार कौन से है, किसके संदर्भ में ये पद्यांश लिखा गया है। तो यहाँ संदर्भ ऐसा मुद्दा लिखना और वही संदर्भ को हाईलाइट करना। और यहाँ आपको लिखना होगा संदर्भ वाला मुद्दे में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम जी ने छोटों का महत्व बताया है, जो अपने गुण और स्वभाव से बड़ों की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है। जब ये पद्यांश 2 बार पढ़े तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये पद्यांश जो है, इस पद्यांश में छोटों का महत्व बताया गया है और छोटों का महत्व और इसके साथ साथ गुण का भी महत्व है। आकार और प्रकार की दृष्टि से कोई बड़ा होता है तो बड़ा नहीं बन जाता, क्योंकि इसके लिए गुण का होना जरूरी है। ये बात इस पद्यांश में है। अब इसी पद्यांश का हमें व्याख्या करनी है, स्पष्टीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ जिस तरह का संदर्भ वाला मुद्दा लिखा है वैसे व्याख्या का मुद्दा लिखना है। व्याख्या की जगह पर आप चाहो तो स्पष्टीकरण का मुद्दा भी लिख सकते हो, या व्याख्या या तो स्पष्टीकरण। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये पद्यांश जो है वो रहीम जी का है, इसलिए रहीम जी का जिक्र हम करेंगे। मान लो कि हमें इस पद्यांश के रचनाकार का नाम नहीं मालूम, तो कैसे लिखेंगे कि भाई रहीम जी की जगह पर लिखेंगे कवि कहते हैं कि। लेकिन यहाँ हमें पता है कि ये रहीम जी का पद्यांश है, इसीलिए मैंने यहाँ जिक्र किया है रहीम जी का, कि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का पानी बहुत गंदा होता है, उसे देखकर लगता नहीं कि वह किसी के लिए उपयोगी हो, पर वास्तव में वह व्यर्थ नहीं होता। हजारों छोटे छोटे जीव उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और जीवित रहते हैं। उसकी तुलना में समंदर की जलराशि दिखती तो बहुत बड़ी है, पर वह किसी के पीने लायक नहीं होती। कोई प्राणी सागर का पानी पीकर अपनी प्यास शांत नहीं कर सकता। इसीलिए जहाँ प्यास बुझाने का प्रश्न है, वहाँ सागर का पानी किसी काम का नहीं है। संसार उसके किनारे से प्यासा लौटता है, उसकी अपेक्षा कीचड़ का जल लाख गुना अच्छा है। इसीलिए वस्तु का मूल्यांकन
उसके आकार प्रकार के आधार पर नहीं, उसकी उपयोगिता के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात रहीम जी ने इस पद्यांश में प्रस्तुत की कि भाई वस्तु का आकार और प्रकार के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन करना है तो गुणों के आधार पर मूल्यांकन करो, उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन करो, तभी सच्चा मूल्यांकन होगा। यहाँ दृष्टांत दिया समंदर का और कीचड़ के पानी का। समंदर में अखूट पानी है, लेकिन वह पानी किसी जीव की प्यास नहीं बुझाता। कोई प्यासा व्यक्ति समंदर के तट पर जाता है तो वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इसकी तुलना में कीचड़ का पानी जो है वो कई छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाते हैं। इसीलिए समंदर के पानी की जगह पर कीचड़ का पानी जो है वो श्रेष्ठ है, बड़ा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो किसी की प्यास बुझा सकता है, बल्कि समंदर का पानी किसी की प्यास नहीं बुझाता। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको डी विभाग में 47 वाला जो प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या लिखिए या स्पष्टीकरण कीजिए, ऐसा प्रश्न जब आपको पूछा जाए तो उसके लिए पहले ये जो मैंने 4 बातें यहाँ जो बताई है वह 4 बातों को पहले आप समझ लेना। और वह 4 बातों को जब आप समझ लेते हैं और इसके बाद यहाँ जो मैंने ये नमूना दिया है कि धनी रहीम जब पंग को लघु जी पियत अधाय, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। तो इसमें पहले संदर्भ कि ये पद्यांश जो है, इस पद्यांश में कौन से विचार, कौन से भाव या कौन सी घटना का वर्णन है, वही उनकी मुख्य बात होती है। और वही बात संदर्भ के तौर पर आपको लिखनी होगी और संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या या स्पष्टीकरण का मुद्दा आपको बनाना होगा। और उसमें वो जो काव्य पंक्ति आप समझे हैं उसी के आधार पर आप अपनी मौलिक शैली में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, क्योंकि ये 5 मार्क का प्रश्न है। और इसी 5 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपको इस बात को ज़रूर समझना होगा। और इसी के साथ साथ ये नमूने वाला जो पद्यांश है उसे हमने यहाँ देखा। अब इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो वही पद्यांशों के बारे में भी संक्षेप में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कि मान लो कि पहला तो नमूने के तौर पर हमने देखा। अब दूसरा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये जो पद्यांश है उस पद्यांश में कवि ने हमें कार्य करने का संदेश दिया है। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि भाई कार्य का प्रारंभ कल करेंगे, वैसे तो कल कभी होता नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि भाई कल को छोड़िए, अगर आपने निर्णय लिया है कि वो कार्य का प्रारंभ हमें करना है तो अभी से ही उस कार्य का प्रारंभ कर दो। अगर आप अभी से प्रारंभ नहीं करेंगे और आप बैठे रहेंगे कि मैं कल इस कार्य का प्रारंभ करूंगा, तो कल कभी होगा नहीं। इसीलिए जो भी कार्य का प्रारंभ करना है उस कार्य का अभी से ही प्रारंभ करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक, अपने मकाम तक पहुंचेंगे। यही बात इस काव्य पंक्ति में रखी गई है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है, ये पद्यांश भी कई बार पूछा गया है कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। प्रथम परीक्षा में पूछा गया है, कभी कभार प्रीलिम में या तो बोर्ड में भी ये काव्य पंक्ति पूछी गई है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये पद्यांश जो है, ये काव्य पंक्ति जो है वो भी हमें मेहनत की ओर, मेहनत करने की ओर आगे बढ़ने का संदेश देती है। और साथ साथ ये कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो 100% आप उसी कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई भी कार्य करो तो दिल लगाकर, मन लगाकर वही कार्य में आगे बढ़ो, प्रयत्न करो। और प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। गीता में भी कहा है कि कर्या बगैर कहीं मणतू नथी, करेलू फोगट जतू नथी। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, ये कार्य करना है। अगर कार्य ही नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ इस काव्य पंक्ति में ये संदेश दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता है उनकी ही जीत होती है, और जिनकी जीत होती है उनकी ही जय जयकार होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार की कई काव्य पंक्तियाँ हैं। यहाँ चौथी जो काव्य पंक्ति है वो अभ्यासक्रम की है, क्योंकि कभी कभार
अभ्यासक्रम में से भी कभी कभार काव्य पंक्ति प्रश्न के तौर पर पूछी जाए, इसीलिए यहाँ मैंने रखी है। जो गज़ल है अभ्यासक्रम में, उसमें से ये रखे कि भाई आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। तो ये काव्य पंक्ति भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण संदेश देती है। इसके अलावा ये काव्य पंक्ति जो है, मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो ये काव्य पंक्ति भी कई बार पूछी गई है और महत्वपूर्ण है। तो इस काव्य पंक्ति को भी आप अच्छी तरह से तैयार करना। फिर छठी काव्य पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद में न रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मार्च 2020 में गत साल के प्रश्न पत्र में ये पद्यांश पूछा गया था, इसलिए इस पद्यांश को भी आप अच्छी तरह से तैयार करना। फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये पद्यांश भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पद्यांश को भी आप अच्छी तरह से तैयार करना। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जब है जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। तो इस काव्य पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार करना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुए डोर के चाम से लोभ भस्म हो जाए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यह सज्जन को काम। सज्जन का जो कार्य है वही के संदर्भ में ये पद्यांश है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार करना। फिर एक बार उस पद्यांश का संदर्भ व्याख्या में हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है उसके बारे में, तो महत्वपूर्ण बातें जो 4 बातें हैं वो 4 बातों के संदर्भ में बात की। फिर पद्यांश नमूने के तौर पर रहीम जी का ये पद्यांश, जिसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण किया। फिर इस नमूने के आधार पर कई महत्वपूर्ण पद्यांश जो मैंने यहाँ रखे हैं, इन सारे पद्यांशों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब हम डी विभाग में 48 क्रमांक का जो प्रश्न है, संक्षेपीकरण, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 1/3 भाग में सार लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। 5 मार्क का ये प्रश्न है। वैसे तो ये सरल प्रश्न है, एकदम सरल है, बस समझने की ज़रूरत है। एक बार आप उसे ठीक तरह से समझ लेते हैं तो मैं मानता हूँ वहाँ तक इस प्रश्न में किसी भी छात्र को 0 मार्क्स नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन ये प्रश्न समझना होगा, और जब आप परीक्षा में परीक्षा देने के लिए बैठे हैं तब इस प्रश्न को लिखना होगा। जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे नहीं तो वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कई छात्र जो है संक्षेपीकरण में जैसे तैसे लिख देते हैं। तो यहाँ हमें पहले तो इस बात को पहले जान लेते हैं कि संक्षेपीकरण करने के लिए कौन कौन सी बातें जो महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हमें संक्षेपीकरण करना है। इसके लिए यहाँ आवश्यक बातें मैंने रखी है, वही बातों को पहले देख लेते हैं। मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लिया जाए। जो गद्यांश दिया जाता है प्रश्न के तौर पर, वही गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार तो पढ़ना है। अगर 3 बार पढ़ लो या 4 बार पढ़ लो तो चलेगा, लेकिन आप 1 बार पढ़कर उसका सार लिखने का प्रयत्न करेंगे तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आप अच्छी तरह से ठीक तरह से इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए 2 बार पढ़ लो। दूसरी बात, मूल भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका भावों या विचारों में विशेष महत्व हो। 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इस गद्यांश में मुख्य बात कौन सी है, गौण बात कौन सी है, मुख्य वाक्य कौन से है, मुख्य शब्द कौन से है, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इसीलिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसे रेखांकित कर लीजिए। तीसरी बात, रेखांकित वाक्यों के आधार पर संक्षेपीकरण की रूपरेखा तैयार करके उसे 1 या 2 बार ध्यान में पढ़ना ताकि आवश्यक बातें छूट न पाए। जब आपने 2 बार पढ़ा, महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर लिया, रेखांकित की गई बातों को 1 बार पढ़ लेना कि भाई मुख्य मुख्य बातों को 1 बार ध्यान में ले लेना कि भाई इतनी इतनी मुख्य बातें मेरे सामने आई है, और वही बातों को आप ठीक तरह से पढ़ लेना ताकि ठीक तरह से जब आप पढ़ेंगे तो कोई महत्वपूर्ण बातें छूट न जाए, इसका आपको पता चले। इसलिए उसे ठीक तरह से 1 बार पढ़ लेना, जो मुख्य मुख्य बात आपने अलग रखी है उसे।
गद्यांश का मूल भाव समझकर छात्र को अपने शब्दों में शुद्ध, सरल, संक्षिप्त लेखन करना होता है। जब आपने 2 बार पढ़ा, मुख्य मुख्य बातों को रेखांकित किया, मुख्य मुख्य बातों को आपने अलग कागज पर लिख दिया, फिर आप वही बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ही शैली में, अपनी ही भाषा में, सरल शब्दों में उत्तर के तौर पर लिखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आपने ठीक तरह से संक्षेपीकरण किया। तो इस प्रकार से आपको करना होगा कि शुद्ध, सरल एवं संक्षेप में लेखन करना होगा। उपर्युक्त सारी क्रियाओं के बाद विश्लेषण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। 1 मार्क का शीर्षक है। कई विद्यार्थी गलती कर देते हैं, संक्षेपीकरण कर लेते हैं लेकिन शीर्षक नहीं लिखते हैं। तो आपको बता दूं कि ये 5 मार्क का प्रश्न है ना, तो उसमें 1 मार्क्स जो होता है वो शीर्षक का है, और जो आप 1/3 भाग में सार लिखते हैं वही सार का 4 मार्क्स है। इसलिए जब कभी भी आप दिए गया गद्यांश है उसे 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने के बाद मुख्य मुख्य बातों को आप अलग करेंगे, और अलग करने के बाद आप अपनी ही भाषा शैली में, अपनी ही मौलिकता के आधार पर जब आप अपना जवाब तैयार कर लेते हैं, सार लिख देते हैं, तो सार लिखने के बाद आपको शीर्षक लिखना अनिवार्य है। अगर आप शीर्षक नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स आप गंवा देंगे। इसलिए शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो कि जो बातें आपने रखी है निष्कर्ष के तौर पर, संक्षेपीकरण के तौर पर, वही बातें वो शीर्षक में आ जानी चाहिए, क्योंकि शीर्षक उसे ही कहते हैं। तो वही शीर्षक एकदम कम शब्दों वाला और छोटा होना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, 2, 3, 4 वाक्य लिख देते हैं और लिखते हैं ये शीर्षक। अरे भाई, ऐसे शीर्षक नहीं होता है। शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होता है, आकर्षक होता है, और जो बातें रखी गई है वही बातों का वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस बात का भी ख्याल होना चाहिए। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नमूने के तौर पर यहाँ जो पैराग्राफ रखा गया है, गद्यांश दिया गया है, और इसी गद्यांश का हमें संक्षेपीकरण करना है। ये नमूना है और नमूना जानना ज़रूरी है। तो पहले हमें क्या करना है, नियम के आधार पर कि इस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना। मैं यहाँ 2 बार नहीं पढ़ूंगा, 1 बार ही पढ़ूंगा। आप समझ लेना कि 2 बार पढ़ लिया मैंने। समय परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण नई नई घटनाएं रहती है। आज जो अमीर है कल गरीब दिखाई पड़ता है। आज जो उन्नति की चोटी पर है कल उसे अवनति की खाई में देखते हैं, तथा आज जो विजेता है कल उसे दूसरों के सामने नतमस्तक पाते हैं। काल चक्र महाबलवान है, इसके सामने बड़े बड़े बलवान घुटने टेक देते हैं। इसकी शक्ति के सामने अच्छे अच्छे लोग मुंह की खाते हैं। जिसको यह अनुकूल होता है उसकी संसार जय जयकार करता है। जिसको यह प्रतिकूल होता है उसको दुनिया में कोई ठिकाना नहीं मिलता। समय निरंतर बदलता रहता है, उसकी तेज रफ्तार को रोकने की किसी में शक्ति नहीं है। इसकी गति को जानकर इसके अनुकूल अपने को मोड़ लेने वाला सदैव आगे बढ़ता है, और जो नहीं जानता वह नष्ट होता है। तो ये है गद्यांश। परीक्षा में इस प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाएगा, गद्यांश के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, और इस प्रश्न का क्रमांक है 48। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने होगा। तो आपको पहले क्या करना होगा, इस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। जब आपने 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस गद्यांश में प्रमुख बातें कौन सी है, गौण बातें कौन सी है, इसका अनुमान आपको लग जाएगा। और इसी के आधार पर रेखांकित कर लेना कि यहाँ ये मुख्य बातें हैं, और वही मुख्य बातों को क्रमशः अपनी मौलिकता के आधार पर उत्तर के तौर पर लिखना है। तो अब हम इस गद्यांश का 1/3 में संक्षेपीकरण करते हैं। शीर्षक मैंने जो यहाँ लिख दिया है पहले, लेकिन शीर्षक क्योंकि 2 बार पढ़ा इसीलिए पता चल गया कि इस गद्यांश का शीर्षक यही होगा। तो यहाँ शीर्षक मैंने 2 रखे हैं। तो पहला शीर्षक है काल चक्र महाबलवान, अथवा तो समय परिवर्तनशील है।
दोनों शीर्षक सही है और दोनों शीर्षक इस गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार ये शीर्षक मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इसका उत्तर 1/3 में सार लिखेंगे। तो सार इस प्रकार का होगा, समय परिवर्तनशील है, वह निरंतर बदलता रहता है, उसकी तेज रफ्तार को रोकने की किसी में शक्ति नहीं है, क्योंकि काल चक्र महाबलवान है। राजा को रंग तथा रंग को राजा बनाने की ताकत काल चक्र में है। जिसे वो अनुकूल होता है, संसार में उसकी जय जयकार होती है, तथा जिसे वो प्रतिकूल होता है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये हुआ इस गद्यांश का 1/3 में निष्कर्ष सार। तो इस प्रकार प्रश्न जब आप को के सामने आता है गद्यांश के तौर पर, तो वह गद्यांश को 2 बार पढ़ना और 2 बार पढ़ने के बाद शीर्षक लिखना और शीर्षक लिखने के बाद इसका 1/3 में सार लिखना। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये दूसरा मुद्दा था संक्षेपीकरण का। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नमूने के तौर पर कई पैराग्राफ गद्यांश मैंने दिए गए हैं जो आपको तैयार करना होगा, क्योंकि कई तरह के, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं कि यही पैराग्राफ पूछा जाएगा इसीलिए ये आईएमपी है। कोई भी पूछा जाए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। जब आप एक बार इसे समझ लेते हैं तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आप संक्षेपीकरण एकदम सरलता के साथ कर पाएंगे। अब हम जो अंतिम मुद्दा है डी विभाग का, लेखन विभाग का, वो है गद्यांश आधारित प्रश्न। एकदम सरल। अगर दूसरी कक्षा में पढ़ाई करने वाले छात्र को भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो वो भी एकदम सरलता से लिख देगा। तो इसके संदर्भ में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एकदम सरल है। क्योंकि जो गद्यांश दिया जाता है वही गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वही 5 प्रश्नों के उत्तर वही गद्यांश के अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ छात्र को वही उत्तर को ढूंढना है। इसलिए यहाँ ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उसके बारे में पहले तो देख लेते हैं कि गद्यांश आधारित प्रश्न के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, गद्यांश को एक या 2 बार ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। 1 या 2 बार पढ़ लेना। गद्यांश का मूल भाव समझना चाहिए। गद्यांश जब आप पढ़ेंगे 2 बार तो उसका मूल भाव जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात, गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। व्याकरणिक शब्द जो होते हैं उसे भी रेखांकित कर लेना चाहिए, ताकि उसके संदर्भ में भी प्रश्न हो सकता है। चौथी बात, प्रश्नों को पढ़कर संभवित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो वही प्रश्न का उत्तर आपको वही गद्यांश के अंदर मिलेगा, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही गद्यांश के अंदर है। सिर्फ समझने की बात है, जरूर है। उत्तर लिखते समय भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। उत्तर जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा जो है वो एकदम सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे वैसे अगर आप लिख देंगे तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलता। क्योंकि आप कभी कभार ये हम मान लेते कि सरल है तो वहाँ हम गंभीरता नहीं रखते, और वही गंभीरता नहीं रखते, इसी कारण कई बार लिखने में हम गलती कर देते हैं। तो वो गलती न हो, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। छठी बात है, शीर्षक वाले प्रश्न का उत्तर सटीक शब्दों में होना चाहिए। घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं। शीर्षक वाला अंतिम प्रश्न तो शीर्षक का ही होगा। 4 प्रश्नों का उत्तर तो उसे गद्यांश के आधार पर मिल जाते हैं, लेकिन 5वां जो प्रश्न होता है, शीर्षक का जो प्रश्न होता है, वहां विद्यार्थी क्या कर देते हैं, जो भी मन में आता है जो वो लिख देते हैं। लेकिन उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि शीर्षक का प्रश्न है और शीर्षक एकदम सटीक और कम शब्दों में लिखना चाहिए, और वही ऐसा शीर्षक होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो गद्यांश है वो गद्यांश का प्रतिनिधित्व करे, वैसा शीर्षक होना चाहिए। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा। और वही प्रश्न, एक ही प्रश्न ये कठिन है आपके लिए, इसीलिए आपको गद्यांश जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसके संदर्भ में लिखी गई बात है। जिसके संदर्भ में लिखी गई है वही शीर्षक उनका बनता है। तो उसको सटीक और स्पष्ट होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए। तो ये था गद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त ध्यान में रखने की बातें। अब यहाँ नमूने के तौर पर पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। संपूर्ण स्वस्थ मनुष्य लंबा आयुष्य भोगता है और बीमार व्यक्ति कम, ऐसा नहीं है।
हम जानते हैं कि मृत्यु अचानक हो जाती है। मानव को अपना कार्य मन लगाकर, ध्यान लगाकर, जी जान से करना चाहिए। इस तरह काम करने से ही दीर्घायु भोग सकते हैं। दुखी और रोगी व्यक्ति भी जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। हम निवृत्त व्यक्तियों से सुनते आए हैं कि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। जीवन की प्रवृत्ति ही काम है। अगर काम में मन नहीं लगता तो जीवन निकम्मा बन जाता है। कितने 60-65 साल के लोग उत्साह से काम करते हैं। जीवन को सरस, अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाना है तो समझ लो कि प्रवृत्ति ही जीवन है, निवृत्ति मृत्यु समान है। तो ये गद्यांश है और इसी गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहला प्रश्न है कि भाई दीर्घायु के बारे में लेखक ने क्या कहा है। तो दीर्घायु के बारे में लेखक का कहना है कि महत्व आयु का नहीं, कार्य का है। काम में लीन रहने से ही दीर्घायु का सुख भोगा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में है और इसी पैराग्राफ में से ही मैंने यहाँ इसका उत्तर रख दिया है। इसके बाद का प्रश्न है प्रवृत्ति के बारे में लेखक का क्या कहना है। प्रवृत्तिमय जीवन के बारे में लेखक का कहना है प्रवृत्ति में जीवन ही सच्चा जीवन है। प्रवृत्ति ही जीवन है, ये कहना है लेखक का। निवृत्ति के बारे में लेखक के कैसे विचार है। निवृत्ति के बारे में लेखक के विचार है कि निवृत्ति मृत्यु के समान है। निवृत्ति जीवन को निकम्मा बना देती है। तो ये बात भी वो गद्यांश के अंतर्गत है। तो वहां से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर एकदम सरलता से मिल गया। इसके बाद का प्रश्न नेक्स्ट, निवृत्ति व्यक्ति क्या कहते हुए सुने गए हैं। निवृत्त व्यक्ति यह बोलते हुए सुने गए हैं कि अवकाश प्राप्ति के बाद भी उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा, ये कहते हुए सुना है। इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक, कठिन वाला प्रश्न एक यही होगा, शीर्षक वाला प्रश्न। और ध्यान रहे कि शीर्षक वाले प्रश्न में शीर्षक किस तरह से लिखना, ये ध्यान आपको देना होगा। इसीलिए ये यहाँ इस प्रश्नों के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी, क्योंकि संक्षेप में, क्योंकि ये एकदम सरल है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक है प्रवृत्ति ही जीवन। प्रवृत्ति ही जीवन, क्योंकि इस गद्यांश में किसके संदर्भ में बात कही गई है, तो कि प्रवृत्ति के संदर्भ में बात कही गई है। इसीलिए इस गद्यांश का शीर्षक होगा प्रवृत्ति ही जीवन है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अलावा कई मैंने यहाँ गद्यांश के नमूने रखे हैं। इसके आधार पर इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको हिंदी निबंधमाला में या नवनीत में या कई प्रकाशन के जो पुस्तकें होती है उसमें आपको इस प्रकार के पैराग्राफ मिल जाएंगे। तो इसी के आधार पर आप घर बैठे इसकी तैयारी कर लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में विभाग डी यानी कि लेखन विभाग के संदर्भ में हमने अभ्यास पूरा किया। और ये जो विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेखन विभाग। और लेखन विभाग में गद्य पद्य आधारित प्रश्न नहीं होते और ये अपठित विभाग है, क्योंकि ये कोई, इसके लिए कोई सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होता कि भाई इतना सिलेबस दिया गया है और उसी सिलेबस को हम पूरा कर देते हैं और पूरा करने के बाद ही हम इसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप 11वीं कक्षा में थे तो 11वीं कक्षा में भी अपने डी विभाग में गद्यांश आधारित प्रश्नों के बारे में आपने देखा होगा, क्योंकि 11वीं कक्षा में भी प्रथम परीक्षा, प्रीलिम परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। संक्षेपीकरण का प्रश्न 11वीं कक्षा में नहीं था। पद्यांश की संदर्भ व्याख्या भी 11वीं कक्षा में नहीं था अभ्यासक्रम में। लेकिन 12वीं कक्षा में नई पेपर स्टाइल के आधार पर डी विभाग में ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर डी विभाग कितने मार्क्स का होगा, तो कि 15 मार्क्स का होगा, क्योंकि 5 मार्क का पद्यांश का स्पष्टीकरण, 5 मार्क का संक्षेपीकरण और 5 मार्क का गद्यांश आधारित प्रश्न। तो कुल मिलाकर डी विभाग जो है वो 15 मार्क्स का है। तो अब हम आने वाले वीडियो में विभाग ई के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में विभाग डी तक ही हम रखते हैं। अस्तु।